देखिए, संस्कृत बोलने एवं लिखने के लिए आपको कारक का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कारक एक महत्वपूर्ण अंग है संस्कृत का। यदि आपको कारक का ज्ञान नहीं है तो आप संस्कृत ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना ही आप समझ सकते हैं। अतः कारक को ध्यान में रखकर मैंने बहुत आसानी से इसको समझाया है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इसको लिखते जाएंगे, आसानी से आपको संपूर्ण रूप से कारक समझ में आ जाएगा और संस्कृत आपकी सरल और बोधगम्य हो जाएगी। आइए कारक और विभक्ति परिचय का हम अध्ययन करते हैं। संस्कृत में साक्षात क्रियान्वितत्वम कारकत्वम के अनुसार क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। जैसे एक वाक्य हम देते हैं आपको, उसमें आपके सारे कारक निहित हैं। जैसे प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्यः वस्त्रान् ददाति। इस वाक्य में ध्यान से देखिए, एक एक कारक, एक एक विभक्ति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। इस वाक्य में कारकों को निम्नलिखित रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। कह ददाति राजा प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, किम ददाति वस्त्राणि द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, केन ददाति हस्तेन तृतीया विभक्ति करण कारक, केभ्यः ददाति निर्धनेभ्यः चतुर्थी विभक्ति असंप्रदान कारक, कस्मात् ददाति कोशात् पंचमी विभक्ति अपादान कारक, कुत्र ददाति प्रयागे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। आपने देखा, एक वाक्य में ही हमने आपको सारे कारक बता दिए हैं। उक्त वाक्य में राजा आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक दिखाई पड़ रहे हैं। संस्कृत में संबंध पद तथा संबोधन पद को कारक नहीं माना जाता। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में संबंध पद तथा संबोधन को कारक नहीं माना जाता। कर्ता कारक, आपका पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक। उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति। सूत्र आइए देखें। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है। किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। जैसे रामः गृहं गच्छति, इस वाक्य में गच्छति क्रिया को राम संपादित कर रहा है, अतः राम कर्ता हुआ। दूसरा कारक तुम्हारा क्या है? कर्म कारक। सूत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्मणि द्वितीय। जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अहम रामं पश्याम, मैं राम को देखता हूं। इस वाक्य में देखने के व्यापार का फल राम पर पड़ रहा है, अतः राम कर्म कारक है और कर्म कारक का चिन्ह को है। दूसरा सूत्र देखें, अकथितम च, जो नहीं कहा गया है, अनुक्त है। दुह्याच पच दंड ची ब्रू शास जी मत मुषाम आदि धातुओं के अंतर्गत तुम्हारी द्वितीय विभक्ति लगती है। दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, भोजन पकाना, कोई भी चीज पकाना, दंड दंड देना, रुद्ध रोकना, रुध्यति रोकता है, पृच्छ प्रश्नम पृच्छति पूछना, चिनोति जी चुनना, बोलना, ब्रू बोलना, शास शासन करना, जी जीतना, मथ मथना, मुश ठगना अथवा चुराना, नी ले जाना, रे हरण करना, कृष
जोतना, बह, ढोना। संस्कृत में ये 16 धातुएं हैं तथा इनके अर्थ वाली दूसरी धातुएं द्विकर्मक हैं। इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इन धातुओं से संबंध हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय विशेष ध्यान रखना होगा। कृष्ण गाय से दूध दोहता है, में दोहता है क्रिया में दूध प्रधान कर्म है। इस कर्म में गाय से में सामान्य रूप से चिन्ह होने के कारण अपादान पंचमी ज्ञात होती है, किंतु दुह धातु के द्विकर्मक होने के कारण गाय से की संस्कृत धेनु पंचमी न होकर धेनु द्वितीया ही होगी। क्यों? इस सूत्र के कारण से द्वितीया ही होगी। संपूर्ण वाक्य में संस्कृत कृष्ण धेनु दुग्धम दोग्धी होगा। संपूर्ण वाक्य में धेनु ही दिखाई देगा आपको द्वितीया के रूप में, और उसके साथ आप अपने अनुवाद को पूरित करेंगे। यह दूसरा कर्म गौड़ अप्रधान कर्म कहा जाएगा। दूसरा, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई दो कर्म होते हैं तो एक प्रधान होगा, एक गौड़ होगा। दोनों प्रधान कर्म नहीं हो सकते। तीसरा सूत्र देखिए, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। इसका अर्थ सुनिए, समय तथा दूरी को बताने वाले शब्दों में निरंतरता को बतलाने के लिए द्वितीया विभक्ति होती है, अर्थात जितने समय अथवा जितनी दूरी तक कोई काम लगातार होता रहे या कोई वस्तु लगातार हो, उस समय तथा दूरीवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे रामः 14 वर्षाणि वने न्यवसत्। राम 14 वर्षों तक वन में रहे। यहाँ वन में रहने का काम लगातार 14 वर्षों तक हुआ और 14 वर्ष समय वाचक है, अतः 14 वर्षाणि में द्वितीया विभक्ति लगी। क्रोशम कुटिला नदी, नदी 1 कोस तक टेढ़ी है, बीच में सीधी नहीं हो गई, 1 कोस तक वो नदी टेढ़ी टेढ़ी बह रही है। नदी में 1 कोस तक लगातार टेढ़ी होने की बात कही गई है और क्रोश दूरीवाचक है, अतः क्रोशम में द्वितीया विभक्ति लगी। अब चौथा सूत्र, अधिशीन स्थासाम कर्म। कहाँ पे? जहां शींग शैने, स्था शी और स्था धातु एवं आस बैठना, आस से बैठना धातुओं से पहले अधि उपसर्ग लगा हो। यदि अधि उपसर्ग नहीं है तो द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। अगर इन धातुओं से अधि उपसर्ग लगा हो तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी, निश्चित रूप से द्वितीय विभक्ति होगी। बालः शय्याम अधिशेते, बालक शैया पर सोता है, उसको सोने का आधार क्या है? शैया। बालक प्रथमा विभक्ति में होगा क्योंकि करता है, वही सोने वाला है। शय्याम अधि उपसर्ग होने के कारण शेते पे शी धातु से अधि उपसर्ग होने पर शय्या में द्वितीया विभक्ति लग गई। रामः गृहम अधितिष्ठति, राम घर में स्थित है। राम कहाँ स्थित है? कहाँ? स्था धातु से अधि उपसर्ग लगा है। रामः गृहम अधितिष्ठति। राजा सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा जमीन पे तो बैठता नहीं, सिंहासन पे बैठता है। तो राजा सिंहासनम अध्यास्ते, यह तुम्हारा अनुवाद हुआ। यदि शीन स्था आस धातु के पहले अधि उपसर्ग नहीं होगा तो आधारो अधिकरण सूत्र से सप्तमी होगी, ना कि
द्वितीया विभक्ति। ध्यान रखना, इन धातुओं से आदि शींग स्था धातुओं से यदि आदि उपसर्ग लगा होगा तो आप यहाँ पर द्वितीया भी लगाएंगे, नहीं तो द्वितीया ही लगाएंगे। अगर आप आदि शींग स्था धातु में शींग स्था आस धातु में आदि उपसर्ग नहीं होगा तो आप उनके आगे सप्तमी भी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि आधारो अधिकरणम से सप्तमी ही लगेगी। बालः शय्याम शेते, हम कहेंगे बालः शय्याम शेते, बालक शैया पर सोता है। रामः गृहे तिष्ठति, राजा सिंहासने आस्ते, ये लिखेंगे। समया निक्षा हा प्रतियोगे पे। नियम इसका देखिए, अभितः सब ओर, परितः चारों ओर, समया पास, निक्षा निकट, हा हाय अथवा, प्रति की ओर, का उसके प्रति, उसको उसके लिए, प्रति का दर्शन होता है इन वाक्यों में, कि योग में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखेंगे, समझ जाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। ग्रामम अभितः तटागाः सन्ति, गांव के चारों ओर सब ओर तालाब है। कोई ऐसा गांव है जिसका सब पूर्ण ओर तालाब ही तालाब। ग्रामम अभितः, ये अभितः शब्द आने के कारण ग्राम में द्वितीया विभक्ति लग गई और कर्म कारक हो गया। ग्रामम अभितः आम्र वृक्षाः सन्ति, गांव के सब ओर, सब तरफ, चारों ओर आम के पेड़ है। अभितः शब्द होने के कारण ग्राम में कर्म कारक हुआ और कर्म कारक आते ही कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गई। दुर्गम, दुर्गम परितः परिखः सन्ति, दुर्ग के चारों ओर खाई है, परिखा खाई को कहते हैं। ग्राम दुर्गम परितः, दुर्ग के चारों ओर, परिखा खाई है। विद्यालयम अभितः पादपाः सन्ति, विद्यालय के सब ओर, अभितः सब ओर क्या है, गांव विद्यालय के सब ओर पेड़ हैं। वृक्षाः पादपाः सन्ति,